प्रेरणादायी एवं ज्ञानवर्धक चैनल संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर चतुर्थ। साथियों, आज जैसा कि मैंने अपने पूर्व एपिसोड में आपको अवगत कराया था कि हम आपकी सहायता के लिए चतुर्थ प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 2022 को जैसा का तैसा एज इट इज आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। आप इसको कई बार अध्ययन करने के बाद लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा एवं उम्मीद है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, जिससे हमारे आने वाले एपिसोड आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज हम आपको सन 2022 के सामान्य अध्ययन चतुर्थ पेपर के बारे में बता रहे हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र ये 3 घंटे का होता है एवं इसके अंक भी अन्य प्रश्न पत्रों की तरह 2 से 50 होते हैं। यह 2 खंडों में विभाजित होता है, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। खंड ए एवं खंड बी। खंड ए में 1 से 6 लेकर 6 प्रश्न तक 6 संख्या तक प्रश्न आते हैं और इनके उत्तर हमें 150 शब्दों में देना होते हैं एवं इसके निर्धारित अंक 10 होते हैं। इसी प्रकार खंड बी जो 7 से 12 तक के प्रश्नों को ग्रहण करता है, उसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 अंक का होता है और इस उत्तर को 250 शब्दों की सीमा में लिखना होता है। खंड ए का प्रश्न एक निम्न प्रकार था, जो 2 भागों में था, ए एवं बी। खंड ए प्रश्न 1 ए बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने समय के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। बी बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों के सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2 ए सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियमों के मामले के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। सो उदाहरण विवेचना कीजिए। प्रश्न 2 बी यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? प्रश्न 3 निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है? ए आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है। पॉटर स्टीवर्ट। बी अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है, तो मैं दृढ़ता से मानता हूं कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक।
APJ अब्दुल कलाम। सी, आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा, दलाई लामा। प्रश्न 4A, सुशासन से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहां तक सहायता पहुंचाई? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिए। प्रश्न 4B, ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, सांस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियां हैं। विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिए। 5A, पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है और कार्यवाही की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर होता रहता है। वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है? इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए। B, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 30 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सार्वजनिक नैतिकता, हितों का संघर्ष, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, डिजिटलीकरण की चुनौतियां, कर्तव्य निष्ठा। प्रश्न 6A, भ्रष्टाचार सूचक विशिल ब्लोअर से संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न की चपेट में आने का जोखिम उठाता है। आप भ्रष्टाचार सूचक विशिल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे? B, समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कॉरपोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसा करने में भी जलवायु, पर्यावरणीय संधारणीयता और मानव की जीवन स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में क्या आप पाते हैं कि कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR कॉरपोरेट जगत में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है, जिसके लिए CSR अनिवार्य है? विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। खंड 12। प्रश्न 7, प्रभात एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड में उपाध्यक्ष विपणन के रूप में कार्यरत था, लेकिन फिलहाल कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी क्योंकि पिछली 2 तिमाहियों से बिक्री में लगातार गिरावट का रुख दिखाई पड़ रहा था। उसका डिवीजन, जो अब तक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में एक प्रमुख राजस्व अंशदाता था, अब उनके लिए कुछ बड़े सरकारी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों को कोई सकारात्मक सफलता नहीं मिली। उसकी कंपनी पेशेवर थी। उसके स्थानीय मालिकों पर उनके लंदन स्थित मुख्यालय की ओर से कुछ सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करने का दबाव था। कार्यकारी निदेशक भारतीय प्रमुख द्वारा की गई पिछली कार्य समीक्षा में उसे उसके खराब प्रदर्शन के लिए फटकार लगाई गई थी। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि उसका डिवीजन ग्वालियर के पास एक गुप्त संस्थापन के लिए रक्षा मंत्रालय से एक विशेष अनुबंध पर काम कर रहा है और जल्द ही निविदा जमा की जा रही है। वह अत्यधिक दबाव में था
और बहुत परेशान था। जिस बात ने हालात को बदतर बना दिया वह थी कि ऊपर से एक चेतावनी कि यदि कंपनी के पक्ष में सौदा नहीं हुआ तो उसका डिवीज़न बंद करना पड़ सकता है और उसे अपनी लाभप्रद नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। एक और आयाम था जो उसे गहरी मानसिक यातना और पीड़ा पहुंचा रहा था। यह उसके व्यक्तिगत अनिश्चित वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधित था। वह 2 स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों और अपनी बीमार बूढ़ी माँ वाले परिवार में अकेला कमाने वाला था। शिक्षा व चिकित्सा पर भारी खर्च के कारण उसके मासिक वेतन वाले पैकेट पर भारी दबाव पड़ रहा था। बैंक से लिए गए गृह ऋण के लिए EMI अपरिहार्य थी और चूक करने पर उसे गंभीर कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होना होगा। उपयुक्त पृष्ठभूमि में वह किसी चमत्कार के घटित होने की उम्मीद कर रहा था। अचानक घटनाक्रम में बदलाव आ गया। उसके सचिव ने बताया कि एक सज्जन सुभाष वर्मा उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी में प्रबंधक के पद की में दिलचस्पी है जिसे कंपनी को भरना है। पुनः उसने उनके संज्ञान में लाया कि उसका आत्मवृत्ति रक्षा मंत्री के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उसने उम्मीदवार सुभाष वर्मा के साक्षात्कार के दौरान उसे तकनीकी रूप से मजबूत, साधन संपन्न और अनुभवी विक्रेता महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह निविदा प्रक्रिया से भली प्रकार परिचित है और इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई व अंतर संबंध में निपुण है। प्रभात को लगा कि वह उसकी उम्मीदवारी अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर है जिनका साक्षात्कार हाल में पिछले कुछ दिनों में उसने लिया था। सुभाष वर्मा ने यह भी संकेत किया कि उसके पास बोली दस्तावेजों की प्रतियां हैं जिन्हें यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अगले दिन रक्षा मंत्रालय को उसकी निविदा के लिए प्रस्तुत करेगा। उसने उन दस्तावेजों को सौंपने की पेशकश की बशर्ते कि उसे कंपनी में उपयुक्त नियमों और शर्तों पर रोजगार दिया जाए। उसने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी को पछाड़ सकती है और बोली प्राप्त कर सकती है तथा रक्षा मंत्रालय का भारी भरकम ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। उसने संकेत दिया कि वह उसकी तय कंपनी दोनों के लिए जीत ही जीत होगी। प्रभात बिल्कुल स्तब्ध था। यह सदमा और रोमांच की मिलीजुली अनुभूति थी। वह असहज होकर पसीना पसीना हो गया। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी सभी समस्याएं तुरंत गायब हो जाएंगी और उसे बहुप्रतीक्षित निविदा हासिल करने और कंपनी की बिक्री और वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। वह भविष्य की कार्यवाही को लेकर असमंजस में था। वह अपनी खुद की कंपनी के कागजात को चोरी छिपे हटाने और नौकरी के लिए प्रतिद्वंदी कंपनी को पेशकश करने में सुभाष वर्मा की हिम्मत पर आश्चर्यचकित था। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह इस प्रस्ताव स्थिति के पक्ष विपक्ष की जांच कर रहा था और उसने उसे अगले दिन आने के लिए कहा। इस मामले में संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बी, उपयुक्त मामले में प्रभात के लिए उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सी, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प प्रभात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों? प्रश्न 3, रमेश राज्य सिविल सेवा में अधिकारी है जिन्हें प्रश्न 8, रमेश राज्य सिविल सेवा में अधिकारी है जिन्हें 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिला है। रमेश की मां को हाल ही में कैंसर का पता चला है और उन्हें शहर के
प्रमुख कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी किशोर वय 2 बच्चों को भी शहर की सबसे अच्छी पब्लिक स्कूलों में से एक में प्रवेश मिला है। राज्य के गृह विभाग में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति में व्यवस्थित हो जाने के बाद रमेश को खुफिया तंत्रों के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट मिली कि अवैध प्रवासी पड़ोसी देश से राज्य में घुसपैठ करती रहती हैं। उन्होंने तय किया कि वे व्यक्तिगत रूप में अपने गृह विभाग की टीम के साथ सीमावर्ती चौकियों की आकस्मिक जांच करेंगे। उनके लिए आश्चर्य था कि उन्होंने सीमा चौकियों पर सुरक्षाकर्मियों की मिलीभगत से घुसपैठ करने वाले 2 परिवारों के 12 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा। आगे की पूछताछ और जांच में यह पाया गया कि पड़ोसी देश के प्रवासियों की घुसपैठ के बाद उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जाली दस्तावेज बनाकर उन्हें राज्य के एक विशेष क्षेत्र में बसाया जाता है। रमेश ने विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार कर राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दी। हालांकि 1 सप्ताह के बाद अतिरिक्त गृह सचिव ने उन्हें तलब किया और रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश दिया। अतिरिक्त गृह सचिव ने रमेश को बताया कि उच्च अधिकारियों ने उनकी सौंपी गई रिपोर्ट की सराहना नहीं की है। उन्होंने पुनः उन्हें सावधान किया, यदि वह गोपनीय रिपोर्ट वापस नहीं लेते हैं तो न केवल राज्य की राजधानी की प्रतिष्ठित नियुक्ति से बाहर तैनात कर दिया जाएगा, बल्कि उनकी निकट भविष्य में होने वाली अगली पदोन्नति खतरे में पड़ जाएगी। सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? रमेश को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों? प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। रमेश के सामने कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं? पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए आप किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे? प्रश्न 9, उच्चतम न्यायालय ने वन आवरण की क्षरण को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अरावली पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कुछ भ्रष्ट वन अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से प्रभावित राज्य के सीमावर्ती जिले में पत्थर खनन फिर भी प्रचलित था। हाल ही में प्रभावित जिले में तैनात युवा और सक्रिय एसपी ने इस खतरे को रोकने के लिए खुद से वादा किया था। अपनी टीम के साथ अचानक जांच में उन्होंने खनन क्षेत्र से बचने की कोशिश कर रहा पत्थर से भरा ट्रक पाया। उसने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस अधिकारी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वह इसके बाद वहां से भागने में सफल रहा। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की, लेकिन करीब 3 महीने तक मामले में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अशोक, जो प्रमुख टीवी चैनल के साथ काम कर रहे खोजी पत्रकार थे, ने स्वतः संज्ञान से मामले की जांच शुरू की। 1 महीने में ही अशोक को स्थानीय लोगों, पत्थर खनन माफिया और सरकारी अधिकारियों से बातचीत कर सफलता मिली। उन्होंने अपनी खोजी रिपोर्ट तैयार की और टीवी चैनल के CMD के सामने पेश की। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में भ्रष्ट पुलिस और सिविल सेवा अधिकारियों तथा राजनेताओं के आशीर्वाद से काम करने वाले पत्थर माफिया की पूरी गठजोड़ का खुलासा किया। माफिया में शामिल राजनेता कोई और नहीं बल्कि स्थानीय विधायक थे, जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। जांच रिपोर्ट देखने के बाद CMD ने अशोक को सलाह दी कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विचार छोड़ दें। उन्होंने सूचित किया कि स्थानीय विधायक न केवल टीवी चैनल के मालिक के रिश्तेदार थे, बल्कि अनौपचारिक रूप से चैनल के साथ 20% के हिस्सेदार भी हैं। CMD ने अशोक को आगे बताया कि अगर वह जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप दें तो उनके बेटे की पुरानी बीमारी के लिए टीवी चैनल से उधार लिए गए 10 लाख रुपए के सॉफ्ट लोन के अलावा उनकी आगे की पदोन्नति और वेतन में बढ़ोतरी का ध्यान रखा जाएगा। इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? अशोक द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन परीक्षण कीजिए।
सी, अशोक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? डी, आपको क्या लगता है कि अशोक के लिए किस विकल्प को अपनाना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों? ई, उपयुक्त परिदृश्य में आप ऐसे जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे जहां पत्थर खनन की अवैध गतिविधियां प्रचलित हैं? प्रश्न 10, आपने 3 साल पहले एक प्रतिष्ठित संस्थान से MBA किया है, लेकिन कोविड-19 से उत्पन्न मंदी के कारण कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका, मगर बहुत अनुनय तथा लिखित और साक्षात्कार सहित बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की श्रृंखला के बाद आप एक अग्रणी जूता कंपनी में नौकरी पाने में सफल रहे। आपके वृद्ध माता पिता हैं जो आश्रित हैं और आपके साथ रह रहे हैं। आपने भी हाल ही में यह शालीन नौकरी पाकर शादी की है। आपको निरीक्षण विभाग में नियुक्त किया गया था, जो अंतिम उत्पाद को मंजूरी देने के लिए जवाबदेह है। पहले 1 वर्ष में आपने अपना काम अच्छी तरह से सीखा और प्रबंधन द्वारा आपके प्रदर्शन की सराहना की गई। कंपनी पिछले 5 साल से घरेलू बाजार में अच्छा कारोबार कर रही है और इस साल यूरोप और खाड़ी देशों को निर्यात करने का भी फैसला किया गया है। हालांकि यूरोप के लिए एक बड़ी खेप को उनके निरीक्षण दल द्वारा कुछ खराब गुणवत्ता के कारण अस्वीकार कर दिया गया और वापस भेज दिया गया था। शीर्ष प्रबंधन ने आदेश दिया कि घरेलू बाजार के लिए पूर्वोक्त खेप की मंजूरी दी जाए। निरीक्षण दल के एक अंग के रूप में आपने स्पष्ट खराब गुणवत्ता को देखा और टीम कमांडर के संज्ञान में लाया। हालांकि शीर्ष प्रबंधन ने टीम के सभी सदस्यों को इन कमियों को नज़रअंदाज करने की सलाह दी, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान प्रबंधन नहीं सह सकता। आपके अलावा टीम के बाकी सदस्यों ने स्पष्ट दोषों को नज़रअंदाज करते हुए तुरंत हस्ताक्षर कर दिए और घरेलू बाजार के लिए भी मंजूरी दे दी। आपने फिर से टीम कमांडर के संज्ञान में लाया कि इस तरह की खेप की अगर घरेलू बाजार के लिए भी मंजूरी दे दी जाती है तो कंपनी की छवि और प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा तथा लंबे समय में प्रतिकूल असर होगा। हालांकि आपके शीर्ष प्रबंधन द्वारा आगे सलाह दी गई थी कि यदि आप खेप को मंजूरी नहीं देते हैं तो कंपनी कुछ अहानिकारक कारणों का हवाला देते हुए आपकी सेवा समाप्त करने में संकोच नहीं करेगी। ए, दी गई शर्तों के तहत निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में आपके लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बी, आपके द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सी, आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों? डी, आप किन नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं? ई, निरीक्षण दल द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की अनदेखी के क्या परिणाम हो सकते हैं? प्रश्न 11, राकेश एक शहर के परिवहन विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उनकी नौकरी प्रोफाइल के एक हिस्से के रूप में उन्हें परिवहन विभाग की नियंत्रण और कामकाजी देखरेख का काम सौंपा गया था। नगर परिवहन विभाग के चालक संघ द्वारा बस चलाते समय ड्यूटी पर मारे गए एक चालक को मुआवजे के मुद्दे पर हड़ताल का मामला उनके सामने निर्णय के लिए आया था। उसने देखा कि मृत चालक बस संख्या 528 चला रहा था, जो शहर की व्यस्त और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गुजरती थी। हुआ यूं कि रास्ते में एक चौराहे के पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही कार और बस की टक्कर में एक हादसा हो गया। पता चला कि बस और कार चालक के बीच कहासुनी हुई थी। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और चालक ने उसे धक्का मार दिया। बहुत से राहगीर इकट्ठे हुए। उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए और बहुत खून बह रहा था तथा उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। हादसे में चालक ने दम तोड़ दिया, उसे बचाया नहीं जा सका। अधेड़ उम्र के चालक की भी हालत नाजुक थी, लेकिन एक दिन बाद वह संभल गया और उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस जांच में सामने आया कि विवाद की शुरुआत बस चालक ने की थी और उसने शारीरिक हिंसा की थी। उनके बीच मारपीट हुई थी। नगर परिवहन विभाग प्रबंधन मृत चालक के परिवार को कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं देने पर
विचार कर रहा था। नगर परिवहन विभाग प्रबंधन के भेदभाव और गैर सहानुभूतिपूर्ण रवैये से परिवार बहुत व्यथित, उदास और आंदोलित है। मृत बस चालक की उम्र 52 वर्ष थी। उसके परिवार में पत्नी और स्कूल कॉलेज जाने वाली 2 बेटियां हैं। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला था। नगर परिवहन विभाग वर्कर्स यूनियन ने इस मामले को उठाया और जब प्रबंधन से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यूनियन की मांग दोहरी थी। पहली ड्यूटी के दौरान मरने वाले अन्य चालकों को दिया जाने वाला पूरा अतिरिक्त मुआवजा और दूसरी परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए। 10 दिनों से हड़ताल जारी है और गतिरोध बना हुआ है। उपयुक्त स्थिति से निपटने के लिए राकेश के पास कौन से विकल्प उपलब्ध है? बी, राकेश द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सी, वे कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं जिनका राकेश को सामना करना पड़ रहा है? डी, उपयुक्त स्थिति को दूर करने के लिए राकेश क्या कार्यवाही करेंगे? प्रश्न 12, आपको पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अनुभाग का शीर्ष अधिकारी नियुक्त किया जाता है ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो और इसकी अनुवर्ती का पालन हो सके। उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योग थे जिन्हें अनापत्ति दी जा चुकी थी। आपको पता चला कि ये उद्योग अनेक प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराते हैं। अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के पास पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं। पर्यावरणीय अनापत्ति उन उद्योगों और परियोजनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हैं जो इस क्षेत्र में पर्यावरण और जीवित प्रजातियों को कथित रूप से संबंधित करती हैं। जो इस क्षेत्र में पर्यावरण और जीवित प्रजातियों को कथित रूप से बाधित करती हैं, लेकिन व्यवहार में इनमें से अधिकांश इकाइयाँ वायु, जल और मृदा प्रदूषित इकाइयाँ बनी हुई हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को भी लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह पुष्टि की गई कि अधिकांश उद्योग पर्यावरणीय अनुपालन का उल्लंघन कर रहे थे। आपने नया पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन करने और सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के लिए सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए नोटिस जारी कर दिए। हालांकि औद्योगिक इकाइयों की एक वर्ग अन्य निहित स्वार्थी लोगों और स्थानीय राजनेताओं के एक समूह से आपकी कार्रवाई को विरोध प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। आपके प्रति कामगार भी अत्यंत शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगे क्योंकि उन्होंने सोचा कि आपकी कार्रवाई इन औद्योगिक इकाइयों को तालाबंदी की ओर ले जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी के कारण उनकी आजीविका असुरक्षित और अनिश्चित हो जाएगी। कई उद्योग मालिकों ने इस दलील के साथ आपके पास पहुंचकर प्रस्तावित किया कि आपको सख्त कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उन्हें अपनी इकाइयां बंद करने के लिए मजबूर करेगी और भारी वित्तीय हानि तथा बाजार में अनेक उत्पादों की कमी का कारण होगा। जाहिर है कि इससे मजदूरों और उपभोक्ताओं को परेशानी ज़्यादा होगी। श्रमिक संघ ने भी आपको इकाइयों को बंद करने के खिलाफ प्रतिनिधित्व भेजा। आपको एक साथ अज्ञात कारणों से धमकियां मिलने लगी। हालांकि आपको अपने कुछ सहकर्मियों का समर्थन मिला जिन्होंने आपको सलाह दी कि आप पर्यावरणीय अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करें। स्थानीय और सरकारी संगठनों ने भी आपका समर्थन किया और उन्होंने प्रदूषणकारी इकाइयों को तत्काल बंद करने की मांग पेश की। प्रदत्त स्थिति में आपके पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बी, आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सी, पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आप किस प्रकार की क्रियाविधि का सुझाव देंगे? अपने विकल्पों का उपयोग करने में आपको किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा? साथियों, यह प्रश्न पत्र हमारी रेटिंग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमें बड़े ही संयम एवं धैर्यपूर्वक नैतिकता के आईने में अपने को प्रदर्शित कर इनका उत्तर देना होगा, तभी हम
अधिक सफलता प्राप्त करने में समर्थ एवं सक्षम होंगे। निश्चित रूप से आप सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।